भ्रष्टाचार, चुनौतियाँ एवं समाधान की बात यहाँ पर की गई है। भ्रष्टाचार, चुनौतियाँ एवं समाधान। तो ये आपको पार्ट कितना होगा? तो ये आपके यहाँ पर पार्ट 20 होगा। पार्ट 20 के अंतर्गत जो निबंध है 4 डी आर का निबंध पार्ट 20 होगा। इसके अंतर्गत जो निबंध वो आपका यहाँ भ्रष्टाचार, चुनौतियाँ एवं समाधान देखिए आपको। देखिए 50 साल से अधिक आयु वाले 3 व्यक्तियों को ईश्वर ने दर्शन दिए। इन तीनों को देखिए, इन तीनों में एक अमेरिकी, एक चीनी और एक अमेरिकी, एक चीनी और एक भारतीय था। तीनों ने तीनों ने ईश्वर से एक एक प्रश्न पूछा। पढ़ा नंबर अमेरिकन का था। अमेरिकी ने पूछा कि गॉड, मेरे देशवासी चांद पर रहना कब शुरू करेंगे? ईश्वर ने जवाब दिया 100 साल बाद। यह सुनकर अमेरिकी रोने लगा और बोला, यह देखने के लिए तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा। इसके बाद चीनी की बारी है। उस चीनी ने पूछा, लॉर्ड, मेरा देश वास्तव में विकसित देश कब कहलाएगा? ईश्वर जवाब दिया 75 साल बाद। यह सुनते ही चीनी जार बेजार रोने लगा और बोला, यह देखने के लिए तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। अब भारतीय ने कहा, हे भगवान, मैं रोज सो उठता हूँ तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सांप और सरकारी दफ्तर के दर्शन ना हो। क्योंकि सांप के डसने से मरने का खतरा और सरकारी दफ्तर में जाने पर जिंदगी के उलझ जाने का खतरा है। इसलिए हे सर्वज्ञानी, आप बस हमें यह बता दें कि हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा। यह सुनते ही ईश्वर दहाड़े मारकर रोने लगा। अमेरिकी, चीनी, भारतीय तीनों यह देख हैरान परेशान थे कि आखिर यह क्या हुआ, यह क्या। तभी ईश्वर बोला, पता नहीं यह देखने के लिए मैं रहूँगा या नहीं। कहने को महज एक व्यंग या रूपक लगे, किंतु सवाल यह है कि क्या सच में भ्रष्टाचार भारत का स्थायी भाव बन चुका है? ऋषि मुनियों, साधु संत और बुद्ध, गांधी की इस देश में भ्रष्टाचार का तांडव आश्चर्य में जरूर डालता है, परंतु आज यह हिंदुस्तान का क्रूर यथार्थ है। आज देखिए यहाँ पर क्या क्रूर यथार्थ है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया आज़ाद हिंदुस्तान। देखिए यहाँ पर क्या, इस थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए आज़ाद हिंदुस्तान की तकदीर में भ्रष्टाचार का दिमाग कुछ इस तरह समाया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो सुरक्षित हो। संसद से सड़क तक, मंदिर से दफ्तर तक तथा आम आदमी से खासो खास तक जिसको जहाँ मिलता है लूटने में लगा है। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2300 करोड़ रुपए का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, 400 करोड़ रुपए का IPL घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला, रक्षा खरीद घोटाला, ताबूत घोटाला आदि था। विदेशी बैंकों में पड़ा 120 लाख करोड़ रुपए का काला धन क्या साबित करता है? जनप्रतिनिधि सरकारी ठेके के नाम पर ठगता है, न्यायाधीशगत न्याय के नाम पर लूटता है, पत्रकार खबर दबाने तथा झूठे प्रचार के नाम पर मालामाल होता है, तो सरकारी बाबू, इंजीनियर, पुलिस क्लर्क और चपरासी दफ्तर में लोगों से घूस लेते हैं। शिक्षा बेचने पर उतारू है। पुजारी मंदिर आस्था और भगवान बेचने पर उतारू, डॉक्टर इंसान बेचने पर उतारू है, तो न्यायाधीश ईमान बेचने पर। कोई दहेज से कमाता है तो कोई चापलूसी और दलानी से। कोई दहेज से कमाता है, लेकिन कोई दहेज से कमाता है तो कोई चापलूसी और दलानी से। यानी सर्वभवन्तु भ्रष्ट अस्ति, भ्रष्टाचार के इस दौर में धनवान इतराता है, बुद्धिजीवी खामोश है, मीडिया बिका हुआ है तथा आम जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार ने ऐसी सेंधमारी की है, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी का जीवन मूल्य विधाशायी हो गया है। आज ईमानदार वही है जिसको लूटने का मौका नहीं मिला, वरना इस हमाम में सभी नंगे हैं। धन की कुसंस्कृति का ऐसा नंगा नाच भारत ने अपने हजारों सालों के इतिहास में कभी नहीं देखा। क्या यही भारत की नीति होनी चाहिए? क्या यही गांधी, अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत है? देखिए यहाँ पर जो कहा भ्रष्टाचार, अब देखिए यहाँ पर क्या कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामी अवधारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण से रूपायित किया जाता है। देखिए वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित है, इस कसौटी पर तो बलात्कार भी भ्रष्टाचार ही माना जाएगा, पर ऐसा नहीं है। समाज विज्ञानी के अनुसार भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग अनिवार्य है। यानी निजी लाभ के यहाँ जो कहा कि देखिए निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचरण होता हो, उसे भ्रष्टाचार करते। किंतु इतने भर से भ्रष्टाचार परिभाषित नहीं हो जाता है। क्या परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना,
कॉपी में परीक्षक द्वारा अंक बढ़ाया जाना भ्रष्टाचार नहीं है। भले इसमें धन की उपस्थिति न हो, बल्कि देखिए बल्कि एहसान परंतु इस प्रकार का एहसान भी भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक पद का दुरुपयोग शामिल है। क्या क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक, प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यह भी सार्वजनिक पद का दुरुपयोग ही है। भोजन मिलावट, नकली दवाएं बेचना भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दहेज लेना भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसमें सामाजिक नैतिक मूल्य का आचरण होता है। इस प्रकार मामलों के निस्तार में विलंब भ्रष्टाचार है। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना भ्रष्टाचार है। निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना भ्रष्टाचार है। जाति पंथ, देखिए जाति पंथ गोत्र जाति पंथ, यहाँ देखिए जो कहा गया जाति पंथ गोत्र मूल लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना भ्रष्टाचार है। पक्षपात करना भ्रष्टाचार है। तथा उत्तरदायित्व को स्वीकारने से भागना भ्रष्टाचार है। अतः निसंदेह भ्रष्टाचार के विविध आयाम है, जिसे परिभाषित करना मुश्किल है। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी तथ्य है। यह अनंत समय से प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया और रोमन समाज को न्यायाधीशों एवं राजधिकारियों को रिश्वत दी जाती थी। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुग्रह का शुल्क लेने की प्रथा को मार्टिन लूथर किंग द्वारा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई। भारत में कोटिल ने भी अपने अर्थशास्त्र में 50 पैर गबन और भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया। मध्यकाल में भी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब द्वारा रिश्वत रोकने के अनेक उपायों का जिक्र मिलता है। आधुनिक ब्रिटिश काल में तो पूरी की पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही अंग्रेजों के भ्रष्टाचार का नायाब नमूना पेश करती है। यहाँ पुलिस, सरकारी अफसर, अब न्यायाधीश या व्यापारी की कौन कहे। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल भी इतने भ्रष्ट थे कि इनके इंग्लैंड लौटने पर इन पर मुकदमा चला। आगे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंध, नियंत्रण और सख्ती ने ऐसा अभाव उत्पन्न किया कि रिश्वत, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए स्कोप बनता चला गया। हालांकि आम आदमी जनता अभी भी वैसी भ्रष्ट नहीं हुई थी। इसी बीच राजनीतिक आकाश पर गांधी जैसे ध्रुव तारे का आगमन ने एक बार फिर ऐसे स्वच्छ आदर्श और भारतीय नैतिक मूल्यों की स्थापना की। यद्यपि गांधी का यह आदर्श उच्च राजनीतिक अभिजात वर्गों में लगभग 3 चुनावों तक कायम रहा, लेकिन 70 दशक से इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई। इंदिरा गांधी शासनकाल से जो संस्थागत राजनीतिक भ्रष्टाचार का आगाज हुआ, वह लगभग 25 लाख करोड़ रुपए घोटाले के बावजूद आज भी बदस्तूर जारी है। यह सही है, भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी सच्चाई है, किंतु भारत जैसी विवश स्थिति बहुत कम देशों में है। 168 देशों भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 76वें स्थान पर है। देखिए आज भारत में मंत्री से लेकर संतरी तक बेईमान नजर आते हैं, और यहाँ हद यह है कि भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद भी किसी को सजा नहीं मिलती है। अमेरिका में वाटरगेट कांड के बाद राष्ट्रपति निक्सन को अपना पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन भारत में कितने घोटाले साबित हो गए पर कोई सरकार नहीं गिरी। एक अंतर यह भी है कि विकसित देशों में उच्च स्तरीय व्यापार या खरीदारी में ही भ्रष्टाचार है, जबकि भारत में आरक्षण से लेकर सिनेमा का टिकट खरीदने तक में, बच्चों को प्राथमिक स्कूल से लेकर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन तक में, सरकारी अस्पताल के बिस्तर से लेकर गैस सिलेंडर खरीदने तक में हर जगह घूस देना पड़ता है। यानी अन्य देश में अवैध या गैरकानूनी चीज़ों के भ्रष्टाचार होता है, परंतु भारत में वैध या आधिकारिक चीज़ों के लिए भी पैसा दिया जाता है। एक समय था रिश्वत गलत कार्यों को कराने के लिए दी जाती थी, लेकिन अब सही कार्य को सही समय पर कराने के लिए अभी रिश्वत देनी पड़ती है। अतः भारत में भ्रष्टाचार एक नासूर बन चुका है। इसलिए प्रश्न लाजमी है कि भ्रष्टाचार होता क्यों है। भ्रष्टाचार की शुरुआत लोभ से होती है, और नाजायज धन अर्जन के बावजूद भी इसका समापन नहीं होता, क्योंकि लोभ बढ़ता ही जाता है। भ्रष्टाचार के कारणों में स्वार्थ, आर्थिक विषमता, असंतोष, भाई भतीजावाद, नैतिक मूल्यों का ह्रास शामिल है। कुछ अन्य कारणों में लालफिताशाही, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, आवश्यक वस्तुओं की कमी, वैश्वीकरण उदारीकरण के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि, चुनावी खर्च का बढ़ता स्तर जिम्मेदार है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज बिग मनी देयर इज बिग करप्शन। यानी जहाँ अत्यधिक धन है वहाँ सर्वाधिक भ्रष्टाचार होगा। केंद्र सरकार में कम से कम विभाग है जहाँ भ्रष्टाचार अति व्याप्त है। पीडब्ल्यूडी, पुलिस, एक्साइज और राजस्व विभाग। आज़ादी के बाद से अभी तक हुए कुल 25 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की फहरिस्त देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि भारत एक गरीब देश है। आंकड़ों में वर्ष 2013-14 में केंद्र और राज्यों की सामाजिक कल्याण योजना पर कुल 17 लाख करोड़ खर्च हुए। जिलों के हिसाब से देखें तो यह राशि हर जिले के लिए औसतन 2656 करोड़ रुपए बढ़ती है। यह केवल एक साल का हिसाब है, जबकि वो योजनाएं दशकों से चल रही है। फिर
भी वैसा विकास क्यों नहीं नजर आता? स्पष्ट आंकड़ों में तो मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और समेकित बाल विकास जैसी योजना हिट है, पर वास्तव में ये भ्रष्टाचारों के अड्डे बने हुए हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को कई प्रकार से प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़े चाहे कुछ कहे, पर भ्रष्टाचार ने देश के आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया है। इसने समाज में हिंसा और अराजकता को जन्म दिया है। इससे नैतिकता का स्तर गिरा है, व्यक्ति का चरित्र नष्ट हुआ है। इसने जनता की नज़र में अफसरों की विश्वसनीयता को घटाया है। इसने जनता की नज़र में इसने जनता की नज़रों में अफसरों की विश्वसनीयता को घटाया था, सरकार को अस्थिर बनाया है। भ्रष्टाचार, देखिए यहाँ पर क्या कि भ्रष्टाचार ने अकुशलता और अनुशासनहीनता को बढ़ाया है और अंत आम आदमी का जीवन कष्टप्रद कर दिया। ये हद की बात यह है कि भ्रष्टाचार को सर्वग्रास करता जा रहा है। फिर भी हमारे देश में बस लंगड़े लोकपाल और गूंगे बहरे आरटीआई एक्ट जैसी कृत्रिम लड़ाई की वकालत से ही इसके खात्मे की बात की जाती है। दरअसल भ्रष्टाचार को समाप्त करने के जिस दृढ़ राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे नेताओं के पास है ही नहीं, जिनके लिए भ्रष्ट आचरण चिंता का विषय। लेकिन उस चिंता में संजीदगी बिल्कुल नहीं है। जिस देश की संसद में ही 1/3 सांसद भ्रष्ट है, वहाँ तो अदमगोंडवी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही प्रतीत होती है। आँख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने सा वक्त का यूँ मर्तबा आला रहे। तालिबे शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे। आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए? 4 से चमचे रहे, माइक रहे, मारा रहे। देखिए यहाँ पर क्या बात है। देखिए इसके अलावा संदिग्ध अधिकारियों को संवेदनशील पदों से दूर रख उदारवादी नीतियों को सावधानी से लागू किया जाए तथा देखिए यहाँ पर नियमों को उल्लंघन पर त्वरित एवं उचित दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि ये सारे उपाय भी नाकाफी सिद्ध होंगे यदि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना न की जा सके। भले हम गरीबी मिटा दें, लेकिन लोभ संवरण तो नैतिक आदर्शों की मजबूती से ही संभव है। ईमानदारी एक जीवन मूल्य थी और भ्रष्टाचार एक अवमूल्य। देखिए कालांतर में ईमानदारी मुक्ता का पर्याय बन गए, जबकि भ्रष्टाचार से अर्जित धन प्रतिष्ठा का सूचक हो गया। आज देखिए यहाँ पर कि आज एक सदाचारी भ्रष्ट व्यवस्था की चक्की में पिसता है, वहीं एक भ्रष्टाचारी नाजायज धन के बल पर मुस्कुराता है। यानी समाज का आदर्श अब भ्रष्टाचारी बनता जा रहा है। अतः जरूरत है सच्चे जीवन आदर्शों की स्थापना। सच्चे जीवन आदर्शों की स्थापना के संभव है। कुछ लोगों को ये कोरा आदर्श लगे, किंतु ईमानदारी, नैतिक मूल्य, सच्चा जीवनादर्श ही किंतु ईमानदारी, नैतिक मूल्य, सच्चा जीवन आदर्श ही आत्मिक उन्नयन कर लाभ देखिए लोभ एवं स्वार्थ पर लगाम कर सकता है। लगाम कर सकता है और अंत भ्रष्टाचार को पारित कर सकता है। देखिए बेशक भ्रष्टाचार का नासूर हमारे राष्ट्र को जर्जर बना रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा है। नजर उठाकर यदि देखें तो इसी समाज में जहाँ यादव सिंह और रंजीत सिन्हा जैसे भ्रष्ट अफसर हैं, तो वहीं के जे रॉय, ई श्रीधरन तथा अशोक खेमका ऐसे ईमानदार अधिकारी मौजूद है। जहाँ सुखराम और मधु कोड़ा ऐसे दागदार नेता हैं, तो वहीं मनिक सरकार A के एंटोनी जैसे वेदांग नेता और अन्ना हजारे जैसे समाज मौजूद है। बस जरूरत है अच्छाई और सच्चाई को प्रतिष्ठित करने की। इसके अलावा जिस देश के पास समुन्नत और नैतिक मूल्य, बुद्ध की विरासत, गांधी की थाली, तो गांधी की थाती, भगत सिंह की क्रांतिकारिता, विवेकानंद का ज्ञान, अम्बेडकर का संविधान था, 80 करोड़ युवाओं का अभिमान हुआ भ्रष्टाचार से हार जाए यह कतई वाजिब नहीं। इसलिए हमें सत्ता और धन का मोह त्याग कर भ्रष्टाचार से टकराना ही होगा। चूंकि सत्ता का चरित्र स्पष्ट है। इतिहासकार नोम चॉम्स्की के अनुसार सत्ता जानती है कि सत्य क्या है और जानकर भी उसके खिलाफ काम करती है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कहा था कि मैं धर्म के बारे में जानता हूँ, लेकिन उस और मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म भी देखिए अधर्म भी जानता हूँ पर उससे निवृत्ति नहीं है। अधर्म भी जानता पर उससे निवृत्ति नहीं है। अतः भ्रष्टाचार की लड़ाई को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि यह प्रत्येक जन का नैतिक दायित्व है। इसमें सर्वाधिक जिम्मेदारी युवाओं की। इतिहास गवाह कि जब युवाओं ने कमर कसी है, बुराई पराजित हुई है, तो चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या आपातकाल के दौरान का संघर्ष, युवाओं ने विजय पताका फहराई ही है।
युवाओं ने विजय पताका फहराई है। बस युवाओं को यह समझना होगा कि सत्ता और धन से सत्ता और धन से ना तो उदारता आती है और ना ही शालीनता आती है। उसके लिए ज्ञान चाहिए। उसके देखिए ज्ञान ही युवाओं को शिष्ट और भ्रष्ट का अंतर समझाता है। ज्ञान ही युवाओं को शिष्ट और भ्रष्ट का अंतर समझाता है तथा भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत ताकत और कुवत प्रदान करता है। इससे ज्ञानबद्ध युवाओं की टोली द्वारा भ्रष्टाचार की हार सुनिश्चित है। अंत दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ यही कहना समीचीन है कि भले भ्रष्टाचार पीड़ा का पहाड़ बन गया है, भले भ्रष्टाचार पीड़ा का पहाड़ बन गया हो, परंतु यह ना ही सर्वकालिक है और ना ही अस्थायी है। मजबूत युवा बाजुओं की ताकत के सामने भ्रष्टाचार जरूर नतमस्तक होगा। बस हमें अपने इरादों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये बहुत अच्छा था कि आप क्या हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर है